वालेकुम। स्क्रीन शो होगी। अच्छा जी, आज हमारा एमएस ऑफिस का लास्ट टॉपिक, कंप्यूटर भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से हम सारे आज तक हमने अपने एमएस वर्ड और पावर पॉइंट को किया है कि जो वन ऑफ द मॉडिफायर जो विंडो की है, विंडो प्लस आर से आपका सीएमडी ओपन हुआ। इसमें आप लोगों ने कमांड क्या देनी है वर्ड के लिए? मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग मुझे बता दोगे कि वर्ड के लिए कौन सी कमांड अगर मैंने उसको ओपन करना है। तो वो कल भी आप लोगों ने बताया था, विन वर्ड, ठीक है, डॉट ई लगाना है, बिल्कुल। और अगर मैं आप लोगों से पावर पॉइंट का पूछूं तो पावर पॉइंट के बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? पावर और पॉइंट पूरा लिखोगे, क्या लिखोगे? पीपीटी लिखोगे, पावर पीपीटी लिखोगे, या किस तरह का हिसाब किताब लिखोगे पावर के लिए, पावर पॉइंट ओपन करने के लिए? पावर पीएनटी, ठीक है, शाबाश। पावर पीएनटी या पावर पीएनटी डॉट ई अगर एग्जीक्यूटेबल साथ लिखना चाहो तो कोई मसला नहीं है, अगर ना भी लिखना चाहो तो भी कोई मसला मसला नहीं है, शाबाश। तो एक्सेल के लिए बिल्कुल ही आसान है। एक्सेल के लिए क्या है? एक्सेल के लिए बिल्कुल ही आसान है। उसकी ये कमांड याद रखना कि उसका क्या है, ये आप लोगों को ये यहाँ नजर आ रहा होगा, ये देखें नीचे, ये क्या है? ये एक्सेल, ठीक है। एक्सेल को अगर आपने रन करना है तो उसकी कमांड क्या है? उसकी कमांड का नाम ही एक्सेल है। एमएस वर्ड के अंदर क्या था? विन वर्ड। पावर पॉइंट के अंदर पावर पीएनटी, ठीक है। और एक्सेल के अंदर क्या है? EXCEL। वही एक्सेल का जो नाम है वो आप लिखोगे, ओके करोगे, और उसके साथ क्या होगा? आपके पास जो एमएस एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। वॉइस कम आ रही है मेरी या अब सही है? वॉइस कम है कि वॉइस अब ठीक आ रही है मेरी वॉइस? अब हुई है सही? अच्छा, शायद वो फिर हैंड फ्री का इशू है। अब सही है ना? चलो ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास एमएस एक्सेल ओपन हो गया। तो वही कल वाला सवाल अगर आप लोगों से दोबारा पूछूं, कल वाला सवाल आप लोगों से दोबारा पूछूं कि जब मैंने स्टार्ट किया एमएस एक्सेल को आप लोगों के सामने, तो कौन सा व्यू ओपन हुआ? शाबाश, स्टूडेंट्स तो तेज हो गए हैं। तो कौन सा व्यू ओपन हुआ है आप लोगों के सामने? बैक स्टेज व्यू जो सा है ओपन हुआ है। और बैक स्टेज व्यू के अंदर क्या चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं? टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जो कि बने बनाए आपके पास होते हैं अगर आपने, और रीसेंट फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं, पिंड फाइल आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। और यहाँ से आपने अगर कोई न्यू अपना ओपन करना है वर्ड के अंदर, अगर डॉक्यूमेंट करना है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, लेटेस्ट वर्जन एमएस एक्सेल का भी हमारे पास क्या होगा? एमएस एक्सेल का हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो क्या होगा हमारे पास? मैं इसको जरा ये ओपन कर लूं एक दफा। एमएस एक्सेल का भी हमारे पास जो एमएस एक्सेल का जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन होगा वो क्या है? जैसे पहले 2019 है, बताया था 2019, और इसके बारे में पहले भी बता चुका था, अब दोबारा भी आपको बता देता हूँ कि एमएस एक्सेल किसका प्रोडक्ट है। हाँ, वो हो सकता है वर्जन डिफरेंट हो सकते हैं वो उसका, लेकिन हम जो लेटेस्ट वर्जन है वही कर रहे हैं। अच्छा, तो एमएस ऑफिस जो सा आपको पता माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। एमएस एक्सेल जो सा है ये सबसे पहला जो सा है कब आया था? ये 1.0 इसका वेरिएंट का नाम था और 1985 के अंदर आया था। ये कब आया था? एमएस एक्सेल जो सा है ये 1985 के अंदर आया था। जो एमएस वर्ड था वो 83 में आया, एमएस एक्सेल आपका 85 में आया, और एमएस पावर पॉइंट जो सा है वो 87 में आया। तो दो दो साल का इन्होंने, दो दो साल की प्लानिंग थी, दो दो साल का वक्फा था, और दो दो साल के वक्फे के बाद जो सा है एक एक इनका जो सा एमएस एक्सेल पावर पॉइंट और आपका जो वर्ड है वो दो दो साल के वक्फे के साथ आए हैं। और एमएस एक्सेल के हवाले से ये आपके पास क्या है? एमएस एक्सेल जो सा है आपका, एमएस एक्सेल जो सा है आपका, ये क्या है? जैसे आप लोगों ने क्या कहते हैं, जो वर्ड था वो आपके पास क्या है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, प्रेजेंट करना है तो वो पावर पॉइंट है। तो एमएस एक्सेल को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल को हम क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल को हम कहते हैं स्प्रेडशीट जो सा है एमएस एक्सेल को कहते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल को हम क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट कहते हैं। और स्प्रेडशीट ये किस लिए हम यूज करते हैं? एमएस एक्सेल का अगर फंक्शन पूछ लिया जाए, इसको हम यूज करते हैं टू ऑर्गेनाइज डाटा। एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा। अब इसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसका वन ऑफ द फंक्शन क्या है कि आप इसके अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो बेसिक फंक्शन है स्प्रेडशीट्स का, एमएस एक्सेल का, वो क्या होता है स्प्रेडशीट्स का? टू ऑर्गेनाइज डाटा। कभी भी जैसे एमएस ऑफिस का क्या है, ओ सॉरी, एमएस पावर पॉइंट का क्या है? टू प्रेजेंट समथिंग,
तो इस तरह इसका MS एक्सेल का हमारे पास जो सा है वो बेसिक फंक्शन क्या है, टू ऑर्गेनाइज डाटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। तो ये स्प्रेडशीट पहला जो सा है वो हमारे पास स्प्रेडशीट, ये पहला हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था जो कि स्प्रेडशीट ये MS एक्सेल की तरफ आया। पहला अगर हम बात करें तो 1979 के अंदर, कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से, इसके बारे में नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है वो बता दूंगा। 1979 के अंदर एक आपके पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम आया था एप्पल की तरफ से 1979 के अंदर, उसका नाम था वीसी कैल्क, मतलब कैलकुलेशन से VISICALC, VISICALC, ये इसका नाम था वीसी कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन को उन्होंने कैल्क कर दिया। तो 1979 के अंदर ये सबसे पहला स्प्रेडशीट इस मार्केट दुनिया में आया था और इसको एप्पल ने जो सा तैयार किया था। तो इसके ये सवाल कभी मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन पता होना चाहिए। जो और सवाल पूछा जाता है लोटस 1 2 3 के बारे में, LOTUS, लोटस 1 2 3, कि लोटस 1 2 3 जो सा है ये क्या है। तो याद रखिएगा जो लोटस 1 2 3 है, LOTUS, लोटस 1 2 3, ये भी आपकी एक स्प्रेडशीट है जो कि MS एक्सेल से पहले आई थी। ये क्या थी, MS एक्सेल से पहले आई थी। 1983 के अंदर लोटस 1 2 3 आई थी। ये भी एक स्प्रेडशीट थी डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो वीसी कैल्क है इससे जरा एक नेक्स्ट लेवल था, अच्छा वेरिएंट, मतलब इससे बेहतर था। इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस होती थी, लेकिन जो प्रॉपर स्प्रेडशीट थी वो आपकी लोटस 1 2 3 थी। और ये 1983 के अंदर आई थी आपकी लोटस 1 2 3। और ये कौन सी कंपनी ने इसको किया था, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि लोटस 1 2 3 सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी का था। वो आपका था IBM का, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो सी है आपकी, उसने लोटस 1 2 3, और वो ये क्या थे, एक स्प्रेडशीट थी जिसको 1983 के अंदर मुतारिफ करवाया गया। ये दो साइंसदान थे, एक का नाम लोटस था और एक का नाम था क्या कहते हैं उसका नाम, कपूर आता था, मिशेल कपूर। ठीक है, उसका क्या नाम था, मिशेल कपूर। तो मिशेल कपूर साहब जो उनसे हैं वो लोटस के फाउंडर थे, वन ऑफ द फाउंडर। और साथ मेरे ख्याल में दूसरे फाउंडर का नाम था लोटस। एक का नाम लोटस था और दूसरा का नाम था कपूर, लोटस कपूर। तो ये दोनों जो उनसे इसके फाउंडर थे IBM के अंदर, इन्होंने ये लोटस जो सा स्प्रेडशीट को बनाया। तो इसके हवाले से सवाल पूछे जाते हैं कि लोटस एक तो क्या है 1 2 3। तो लोटस 1 2 3 ये भी एक स्प्रेडशीट है जो कि 1983 के अंदर आई थी और इसको IBM ने बनाया था। और उसके 2 साल बाद जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने फिर MS एक्सेल जो है उसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। अच्छा, इसके अंदर बात करें, इसके अंदर अगर हम बात करें तो वही कल की चीजें, टाइटल बार आ गया आपका, यहाँ आपका लेफ्ट साइड पे क्या है, एक्सेस टूल बार आ गया, क्विक एक्सेस टूल बार। इसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1। ठीक है, इसमें क्या है, बुक 1। इसमें ये याद रखना है, बुक 1, एक्सेल 1 नहीं होता। तो इसमें क्या है, बुक 1 इसका आपका बाय डिफॉल्ट इसका डिफॉल्ट नेम है। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, इसकी एक्सटेंशन होती है .xlsx। इसकी एक्सटेंशन क्या है, ये मैंने यहाँ लिख दी है .xls, या एक्स लिखा होगा एंड में तो वेल एंड गुड है, क्योंकि नया वर्जन है 2019 का, तो उसमें हर एक्सटेंशन के साथ, जैसे कल हमने देखा था PPTX या DocX जो MS वर्ड है, तो जो एक्सेल है उसके साथ आप लोगों का क्या है, वैसे इसकी पहले एक्सटेंशन क्या थी, .xls। लेकिन अब 2019 वर्जन में इसकी एक्सटेंशन के साथ एंड में एक्स का इजाफा हुआ है। तो ये तीनों की एक्सटेंशन आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद ये आपके पास अगर हम इसके अंदर बात करें तो बाकी चीजें तो वही हैं, टैब्स हैं, ग्रुप्स हैं, इनके अंदर टूल्स होते हैं। तो स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार में हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है इसमें, और यहाँ नीचे इसमें व्यूज हैं, इसमें क्या है हमारे पास व्यूज हैं। और बाय डिफॉल्ट इसका जूम साइज क्या है, वही 100 है। मिनिमम अगर हमने देखना है इसका जूम साइज, अगर हमने इसका जूम साइज देखना है मिनिमम, तो वो आपका 10 होगा। और मैक्सिमम जो है वो इसमें क्या होगा, 400 अवेलेबल होगा। मैक्सिमम इसमें कितना है, दोबारा देख लें, 400 जूम अवेलेबल है। और मिनिमम जूम इसके अंदर हमारे पास 2019 वर्जन के अंदर कितना अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है। तो ये चीज आप लोगों ने एक याद रखनी है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें MS वर्ड के अंदर, सॉरी MS एक्सेल के अंदर, तो इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास ये क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट है। तो इसमें ये आपके पास ये जो पूरा आपका ये सिस्टम है सारा, ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ये जो डिफरेंट, ये तो एक तो पहले ये बता देता हूँ, ये आपके पास क्या है, ये जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये आपका सेल होता है। इसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और सेल क्या होता है, सेल हमारे पास अगर हम देखें, इसके हवाले से एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इन MS एक्सेल इंटरेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। सवाल क्या पूछा जाता है, इन MS एक्सेल इंटरेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज और कॉलम्स जहां आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, एक सेल बन जाता है। रोज और कॉलम जो सा है वो आपका क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। तो ये आप लोगों ने एक इसका सवाल याद रखना है। और उसके बाद जो सा है, ये पूरा ये कलेक्शन ऑफ जो सेल्स हैं ये आपकी क्या कहलाई जाती है, शीट कहलाई जाती है। ये पूरी जिसके ऊपर ये अभी ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये आपकी क्या है, ये एक शीट कहलाई जाती है। और एक शीट, दो शीट,
3 शीट, ये नीचे से यहाँ से शीट्स आप ऐड कर सकते हैं, ये देखें आप क्या है यहाँ से शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कलेक्शन ऑफ शीट्स जो से इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वर्क बुक। इनको हम क्या कहते हैं, वन और मोर जो आपकी शीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क बुक। तो वर्क बुक के अंदर हम क्या करते हैं, अपना जो सा है वो काम करते हैं। तो शीट्स सेल होती हैं, ठीक है, सेल होते हैं, सेल के बाद आपकी शीट है, और कलेक्शन ऑफ शीट्स जो है उनको हम क्या कहेंगे, वर्क बुक कहेंगे। और डाटा जो सा है वो आप कहाँ हमेशा पुट करते हो, डाटा हमेशा, अभी जैसे मैं ये लिख रहा था डॉट XLS लिखा है, स्प्रेडशीट लिखा है, हमेशा आप सेल्स के अंदर जो सा है वो क्या करते हो, डाटा जो सा है वो पुट करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, हमेशा सेल्स के अंदर जो सा है वो अपना डाटा पुट करते हो, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। फिर इसके अंदर जो सा है, फिर इसके अंदर, हाँ ये सवाल एक अच्छा है, ये एक सवाल यहाँ याद रख लो। ये सवाल आप लोगों से MS वर्ड के अंदर भी पूछा जाता है, MS पावर पॉइंट के अंदर भी पूछा जाता है, MS एक्सेल के अंदर भी ये सवाल पूछा जाता है कि आप कितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो, आप कितनी स्लाइड्स ऐड कर सकते हो, और आप कितनी शीट्स ऐड कर सकते हो। तो इसकी एक ऑप्शन होगी बीच में कि एज क्या कहते हैं उसको, वो एग्जैक्ट क्या लिखी होती है कि जितनी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होगी उतनी आप ऐड कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि जितनी आपकी कंप्यूटर के अंदर आपकी मेमोरी है, जितनी आपके पास मेमोरी होगी आप उतनी शीट्स ऐड कर सकते हो, उतने ही आप डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो एक MS ऑफिस के अंदर, MS वर्ड के अंदर और MS पावर पॉइंट के अंदर। जितनी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी उसको बर्दाश्त कर सकती है, अगर 1 टेराबाइट है, 1 GB है, 2 GB है, जितने आपके पास इनफ स्पेस है उतनी आप शीट्स ऐड कर सकते हो, उतनी ही आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हो, उतने ही आप क्या है MS क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, जो आपकी डॉक्यूमेंट है MS वर्ड के अंदर। ये इसका तीनों का सवाल का आंसर सेम ही है, और ये सवाल पूछा जाता है। तो अच्छा कि आपने ये सवाल भी पूछ लिया, ठीक है। तो जितनी आपके पास मेमोरी है उतनी आप इसके अंदर चीजें जो सी है वो क्या है, ऐड कर सकते हो। दूसरा हम यहाँ आ जाते हैं रोज और कॉलम्स की तरफ। ये देखें, ये क्या है, रोज और कॉलम्स। एक सेकंड, अजान हो गए। हाँ जी, आवाज आ रही है। एक होती है, 19 के अंदर क्या है आपकी, एक। ओके, नो इशू, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ अगर हम देखें तो ये आपके पास जो ABCD लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हैं आपके कॉलम्स। ये क्या है, आपके कॉलम्स हैं। ए क्या है, कॉलम। ये सवाल भी पूछा जाता है। और 1 2 3 जो सा है डिजिट्स जो से हैं आपके नंबर्स हैं, ये किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके क्या है, ये सवाल पूछा जाता है कि ABCD जो से हैं, EFGH जो आपके अल्फाबेट्स हैं, ये आपके किन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये आपके कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपका D जो कॉलम है, ये क्या है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद जो सा है, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 ये क्या है, ये आपकी रोज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें अगर हम बात करें, अगर इसमें अगर हम बात करें, हमारे पास जो से हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर कितने होते हैं, तो ये सवाल आप लोगों ने याद रखना है। इसकी काफ़ी बड़ी वो फिगर है, जो कि आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ रोज के अंदर, कहीं रोज के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास, ये रोज लिख देता हूँ कितने होते हैं और कॉलम्स कितने हो सकते हैं, बल्कि रोज यहाँ लिख देता हूँ 10 के अंदर। तो हमारे पास जो रोज हैं वो कितनी होती हैं, 1 0 4 8 5 7 6। ये मैक्सिमम रोज जो सी हैं ये MS एक्सेल के अंदर आपकी इतनी हो सकती हैं। और कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384, 16384। ये क्या है, 16384, ये आपके क्या है, कॉलम है, ठीक है। थैंक यू। और ये नीचे जो मैंने लिखा है, ये आपकी क्या है, 1 0 4 8 5 7 6। ये आपके क्या है, नंबर ऑफ, जूम करने की ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज। मैं साथ आपको डिक्टेट भी तो करवा रहा हूँ ना, ये मैं आप लोगों को साथ डिक्टेट भी तो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 0 4 1 0 4 8 5 7 6, ये नंबर ऑफ रोज है मैक्सिमम। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 6 3 8 4 जो हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है।
ये अभी जो करंट आपका सारे वर्जन की हम बात ही नहीं कर रहे, हम 2019 की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बता दिया अल्फाबेट्स जो हैं वो आपके क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रोज को क्या है 1 2 3 4, ये आपके नंबर ऑफ रोज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने जो सा है, ये आपके पास लास्ट, ये देखें एक्स एफ डी, ये आपके पास क्या है एक्स एफ डी, ये आपके पास लास्ट जो सा है वो क्या है आपकी, ये आपका लास्ट कॉलम है एक्स एफ डी, इसका नाम आप लोगों को क्या है पता होना चाहिए, ये क्या है लास्ट। ये आपके पास क्या है आपका, ये एक्स एफ डी आपका लास्ट जो सा है वो क्या है नंबर कॉलम है। ठीक हो गया। उसके बाद ये लास्ट मैंने आपको नंबर ऑफ जो अभी आपका क्या बताया, यही मैंने आपको नंबर बताया था 1 2 3 के अंदर आपको रोज का बताया था, तो ये देखिए 1048576, सबको यही नजर आ रहा है 104, ये लास्ट, तो ये आपने लास्ट, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है पहला कॉलम कौन सा होता है, लास्ट कॉलम कौन सा होता है, पहली रो का नंबर नाम बताएं और आखिरी रो का नाम बताएं। तो आखिरी रो जो सी है वो क्या है 1048576, और पहली कौन सी होगी वो 1 की होगी। और अगर आपसे पहले कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम क्या है आपका ए होगा, और आखिरी क्या है एक्स एफ डी, लास्ट आपके पास जो कॉलम है वो क्या है एक्स एफ डी। और अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आपने एक पूरे होल कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, जो उसके ऊपर उसकी वैल्यू है, जो उसका नंबर लिखा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा आपका। और इसी तरह अगर आप रो सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो उस रो के ऊपर जो सा क्लिक करोगे उसके नंबर के ऊपर, तो वो पूरी रो जो है वो आपकी क्या होगी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये 2 3 सवाल इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास कोई भी, अब हमारे पास इसमें ये तो बेसिक बेसिक इसकी 2 3 चीजें थी जो कि आप लोगों को क्या है पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा मेरे पास 2 3 चीजें जो सी हैं वो अगर मैं बात इसमें करूं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास, अच्छा, अगर ये चीज आप लोगों को नजर आ रही है कि सबसे पहले हम अगर कोई भी सेल के अंदर मैं कोई नाम लिखता हूं, अब अगर आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है, ये जनरली एक सवाल पूछा जाता है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। वो आपसे पूछते हैं कि D5 का क्या मतलब है, वो आपसे पूछते हैं D5 का क्या मतलब है। तो D5 का मतलब ये होगा कि जो सेल एक्टिव है वो क्या है, वो आपके डी कॉलम के अंदर है, वो सेल कहाँ है, उसका कॉलम नंबर क्या है डी, और उसकी रो नंबर क्या है 5। तो यहाँ आप देखें तो ये नेम बार है, इसको क्या कहते हैं नेम बार। पूछा जाता है कि जो सेल का नेम है वो कहाँ शो हो रहा होता है, वो नेम बार के ऊपर। ये देखें जब मैं D5 के ऊपर अपना कर्सर लेकर गया हूं तो वहां क्या है, वहां नेम बार लिखा आ रहा है। ठीक है, वहां क्या लिखा आ रहा है, नेम बार लिखा आ रहा है। तो नेम, अब देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं G10, ठीक है G10, तो G10 मेरे पास क्या है, ये है G10। G10 का क्या मतलब है कि मैंने जो डाटा मैंने G10 के अंदर क्या लिखा है, मैंने G10 के अंदर लिखा है 135। ठीक है, तो ये जो 135 मैंने कोई डाटा दिया है, ये G10 के अंदर दिया है, सेल के अंदर जो मैंने दिया है, उस सेल का क्या मतलब है कि उसका जो कॉलम है वो कॉलम नंबर G है, और उसकी जो रो है वो क्या है, वो 10 है। तो ये सवाल आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखना है। और दूसरी चीज कि ये रो और कॉलम का जो सेल का आपका नाम आता है वो आपका कहाँ है, नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है, इसको फार्मूला बार कहते हैं। ये आपके पास क्या है, इसको कहते हैं, ये देखो ये आपकी फार्मूला बार है, जहां ये 135 मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है फार्मूला बार है। तो इसके बाद हवाले से भी आप लोगों ने सवाल एक तो बड़ा जनरल सुना होगा कि फार्मूला जब भी आपने इसके अंदर पुट करना है कोई भी फार्मूला, तो उसके लिए आपको कौन सा सिंबल रिक्वायर होता है। ऑलमोस्ट सब लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें हैश टैग की ऑप्शन होती है, एट द रेट की ऑप्शन होती है, प्लस माइनस की ऑप्शन हो सकती है, इज इक्वल टू की ऑप्शन होती है। तो जब भी आपने MS एक्सेल के अंदर जो सा है फॉर्मूला पुट करना है तो उसके पहले आप लोगों को कौन सा सिंबल रिक्वायर होता है, इज इक्वल टू, वो कौन सा आपके रिक्वायर होता है। बड़ा फेमस सवाल है MS एक्सेल के हवाले से जो पूछा जाता है, इज इक्वल टू। तो जब भी आप यहाँ इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, जब भी आप यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर ही आप कोई फार्मूला जो सा वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है, आप यहाँ कोई भी फार्मूला जो सा वो अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरे पास ए है, यहाँ मैंने लिखा है ए के अंदर जो सी है मैंने वैल्यू लिखी है 1 की, और बी के अंदर मैंने वैल्यू लिखी है 2 की। A1 के अंदर 1 है और B1 के अंदर क्या है 2 की वैल्यू है।
और मैं यहाँ चाहता हूँ कि इन दोनों को प्लस करके इनकी वैल्यू यहाँ आ जाए, तो मैं क्या रखूंगा A1, ठीक है A1, और फिर मैं यहाँ ऐड करूंगा किसको, B1 को। B1 को ऐड करके जब मैं ओके करूंगा तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हो क्या है, 3 लिखा आ गया। अब इस सेल के ऊपर फॉर्मूला लग गया कि A1 और B1 के सेल जो हैं उन दोनों को मैंने ऐड करके उनका फार्मूला मैंने कहाँ लगा दिया, E3 के अंदर लगा दिया। अब मैं यहाँ जितनी मर्जी वैल्यू लिख दूं, यहाँ मैं 79 लिख दूं, यहाँ मैं 79 लिख दूं, तो जब मैं एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद क्या होगा, ये देखें 81, यहाँ ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। यहाँ मैं बहुत बड़ी वैल्यू लिख के, ये भी सवाल पूछा जाता है कि आपने एक्सेल, आपका जो सेल है, सेल आपकी वैल्यू कब एक्सेप्ट करेगा कि आप सेल के अंदर अपनी वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद कौन सा बटन प्रेस करोगे, एंटर। ये मैंने इतना टेट्रा, इतने ज्यादा 7 पुट किए, उसके बाद जब मैं एंटर दबाऊंगा तो सेल मेरी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो ये देखें, ये इतनी बड़ी वैल्यू इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो यहाँ क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ आ रही है। तो आपने फॉर्मूला मैंने आपको अप्लाई करके भी दिखा दिया। अगर आप मोस्टली आप में से इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने ये बहुत बड़े बड़े यहाँ फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई किए होंगे। जैसे हम अभी हमने मैथ पढ़ी थी, तो आप यहाँ फार्मूला लगा दो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy, तो उनकी वैल्यूज एक दफा दे दो, जो जो उसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाओगे वो आपके एक सेल के अंदर वैल्यूज आती जाएंगी। तो यहाँ ये सवाल भी एक फार्मूला भी मैंने आपको लगाना सिखा दिया। दूसरा मैंने आप लोगों को एक और बात बताई है कि आपका जो सेल है वो आपकी वैल्यू कब एक्सेप्ट करेगा, कि जब आप उसके अंदर वैल्यू एंटर करके और एंटर प्रेस करोगे। ये एंटर प्रेस करना है, उसमें पूछा जाता है कि आप क्या करोगे जी, स्पेस प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, तो एंटर प्रेस करोगे आप। ये देखो एंटर प्रेस करोगे तो क्या है आपके पास, एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास जो सी है वो क्या है, वैल्यू जो सी आ जाएगी। आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो, या अगर आप माउस यूज कर रहे हो तो आप माउस का जो सा है वो कहीं भी, अब मैंने यहाँ क्या है, क्योंकि अभी माउस यूज कर रहा हूँ तो एंटर के साथ क्या है, मैंने 44 है, मैं यहाँ दोबारा 1 कर देता हूँ। तो 1 करने के बाद मैं कहीं भी ऐसे क्या कहते हैं, अपने माउस का जो राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, जो माउस का लेफ्ट क्लिक है, जो जब मैं माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या है, उससे भी वैल्यू उसको एंटर हो जाएगी। तो ये आपने चीज याद रखनी है। और यहाँ आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, मैं आप लोगों को यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा 35 और मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका। ये मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक मैंने लिखी है 35 और एक मैंने लिखा है बी। किसी को इन दोनों वैल्यूज, मैंने दो वैल्यूज एंटर की हैं, इन दोनों वैल्यूज के अंदर किसी को कोई फर्क नजर आ रहा है? गौर से देख के बताओ जरा, जूम करके। अगर अब चलो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, अगर आप में से काफी सारों को कोई इशू आ रहा होगा। क्या फर्क नजर आ रहा है 35 और बी जो मैंने लिखा है, इसके अंदर क्या फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? एक लेफ्ट साइड पे गया है सेल के और एक राइट साइड पे गया है। तो ये सवाल याद रखो, जब भी आप नंबर एंटर करोगे एक सेल के अंदर, जब आप नंबर एंटर करोगे तो वो आपका सेल की राइट साइड पे चला जाता है। ये सवाल है आप लोगों के, ठीक है, ये सारे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये सवाल है। और जब आप अल्फाबेट इंग्लिश के एंटर करते हो तो वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट साइड पर चला जाता है MS एक्सेल के, ठीक है। जब भी आप, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि जब भी आप एक अल्फाबेट जो सा है इंग्लिश का अल्फाबेट, उसको एक सेल के अंदर एंटर करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। और जब भी आप क्या कहते हैं, नंबर्स को 1 2 3 4 5 इनको एंटर करोगे तो वो आपके पास कहाँ चला जाएगा, वो आपका सेल के राइट साइड पे चला जाएगा। और इसको आप यहां से भी देख सकते हो। ये देखें मैंने क्या लिखा हुआ था, ये VC कैल्क जो पहला हमारे पास क्या था, स्प्रेडशीट था, उसको देखें तो ये राइट साइड पर गया हुआ है। और यहाँ भी देखें XLS, जब मैंने उसकी एक्सटेंशन लिखी है वो भी राइट साइड पे है, लेकिन जब मैंने 80 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, तो ये सारे आपको कहाँ मिल रहे हैं, ये सेल के लेफ्ट साइड पर मिल रहे हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है, तो ये भी आप लोगों ने क्या है, इसको देख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद फार्मूला टैब जो सा है हमारे पास, ये आप लोगों को पता लग गया, ये क्या है, फार्मूला टैब। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला टैब। फार्मूला टैब को आपने एक्टिव करना है, या ये मैंने अभी आप देखें आपके सामने क्या है, फार्मूला टैब ओपन हो गया। पूछा जाता है कि फार्मूला टैब अगर आपने ओपन करना है तो उसकी की बताएं, तो शिफ्ट प्लस F3। ये अभी जो फार्मूला टैब आपके सामने ओपन हुआ है, ये जो खुल के आया है, ये क्या है आपके पास, ये आपका जो फार्मूला टैब था उसको मैंने जब एक्टिव किया है, कैसे किया है, शिफ्ट प्लस F3 से किया है। तो ये की बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें फार्मूला के हवाले से ही होते हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 से आपका ये खुल गया। तो यहाँ 2-3 सवाल अब जो से पूछे जाते हैं। ये देखो, ये जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस है ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं। इनमें से लाजमी खास तौर पे ये जो एवरेज वाला है, जिन्होंने पेपर दिए हैं उनको पता है कि एवरेज क्या होता है। अब उसमें पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड फंक्शन इन फार्मूला बार। तो उसमें क्या है, वो एवरेज की जगह क्या लिखा होता है, मैं इसको खत्म करके यहाँ नीचे लिखता हूँ। उसमें एवरेज की जगह क्या लिखा होता है, उसमें एवरेज की जगह लिखा होता है AVG।
तो एवीजी अगर आप देखोगे तो अभी फार्मूला बार के अंदर आपका कोई भी इस तरह का फंक्शन नहीं है। मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 से, शिफ्ट प्लस F3, कहाँ गया F3 जी, F3, एक सेकंड, शिफ्ट, मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, ये शिफ्ट प्लस F3 आ गया, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F3 से आपका क्या हुआ, ये अभी ओपन हुआ तो यहाँ देखें एवरेज पूरा लिखा हुआ है। अगर आपने दो नंबर जो हम अभी मैथ में पढ़ रहे थे, दो नंबरों की एवरेज लेनी है तो आप उसको फार्मूला ये नहीं देंगे इज इक्वल टू एवरेज और उसके बाद कहेंगे A1 और A2 की एवरेज ले लो, आप उसमें पूरा AVERAG कैपिटल के अंदर लिखोगे, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, आपने सम करना है तो आप सम लिखोगे, इफ का आपने फंक्शन लगाना है, हाइपर लिंक लगाना है, ये सारे फंक्शंस आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम काउंटिंग करनी है आपने, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ये आपका पीएमटी होता है, ये पीएमटी के हवाले से पूछा जाता है कि अगर आपने कोई लोन कैलकुलेट करना है, आपने कोई पेमेंट कैलकुलेट करनी है तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, या ये आप फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं कि एक्सेल के अंदर नहीं कर सके तो आप देखें कि यहाँ पीएमटी की ऑप्शन मौजूद है। पीएमटी के अंदर क्या आपका आ रहा है, इसमें आपका रेट आ रहा है, आपकी जो पेमेंट करनी है, लोन का इंटरेस्ट वगैरह, ये सारी जो सी इंटरेस्ट रेट वगैरह, ये सारी आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों को ये फंक्शन नजर भी आ रहा होगा पीएमटी का, क्योंकि इसके हवाले से अभी सब इंस्पेक्टर में भी सवाल पूछा गया था कि अगर आपने लोन या पेमेंट वगैरह की कैलकुलेशन करनी है तो आप फार्मूला के अंदर, एक्सेल के अंदर ये फंक्शन अवेलेबल होता है कि नहीं होता। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन लगाया था, तो जब बाद में उन्हें पता चला ये तो पीएमटी के अंदर था, तो आप देखें ये नीचे पीएमटी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द पेमेंट फॉर द लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। तो अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पेमेंट है या कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट है तो आप उसके ऊपर क्या है, यहाँ चीजें कैलकुलेट कर सकते हो इन एक्सेल। तो ये एक्सेल के हवाले से ये खासतौर पर फार्मूला बार के दो तीन जो सवाल हैं ये आप लोगों ने लाजमी जो सा याद रखने हैं। शिफ्ट प्लस F3 वाला, इज इक्वल टू वाला, इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं, सम कर सकते हो। बल्कि यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज दोबारा दिखाऊं, यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, एवरेज है, डेट है, सम है, इफ है, हाइपरलिंक है, काउंट है, तो मैक्सिमम है, मिनिमम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। वहां क्या ऑप्शन होती है, वहां ऑप्शन होती है मैक्सिमम, क्या कहते हैं आपका, अल्लाह भला करे, एवरेज की एक मैंने बता दी, एक आपका उसमें और होती है रेशो की, इस तरह की कोई ऑप्शन। तो यहाँ आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के पास कौन कौन सी चीजें जो सी इसके अंदर अवेलेबल हैं। काउंटिंग के क्या स्पेलिंग है, वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है वॉइस की, अपना नेट चेक कराओ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये हमारे पास इसके बेसिक बेसिक आपको चीजें पता लग गई, ठीक है। ये इसके बाकी ऑलमोस्ट चीजें इसमें वही हैं जो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसमें एक आपका सवाल जो सा है वो पूछा जाता है कि अगर आपने करंट डेट या करंट टाइम जो सा है वो फाइंड करना, वो करना है, तो उसमें उसके लिए भी आपके पास क्या होता है, आप इज इक्वल टू यहाँ जाके क्या करें, आप यहाँ इज इक्वल टू करें और उसके बाद आप नाउ करें, ठीक है। तो सॉरी, इज इक्वल टू, और आपके पास क्या है, ये इज इक्वल टू आया, नाउ, ये आपके पास डेट और टाइम आ जाता है। डेट और करंट, डेट और करंट टाइम के लिए आपके पास कमांड क्या है, यहाँ मैं दोबारा ऊपर लिख देता हूँ, इसको लिखना इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करोगे, नाउ करोगे और स्मॉल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। जब ये करोगे, ये वाला है आपके पास, ये पूछा जाता है, इसमें वो कभी बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ये यहाँ लिखा भी नजर आ रहा होगा, ये देखें इज इक्वल टू नाउ, नाउ कैपिटल है, नाउ, नाउ कैपिटल, स्मॉल ब्रैकेट, और ये स्मॉल ब्रैकेट का याद रखना है, कभी इसमें वो जो दूसरी पैरेंथेसिस होती हैं वो लगा दी जाती हैं, कभी लार्ज ब्रैकेट लगा दी जाती है। तो ये सारी ऑप्शन गलत होंगी अगर आपने डेट और टाइम के लिए, करंट डेट और टाइम के लिए इसके अंदर सवाल जो है वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है, वो भी वैसे आसान सा है, ये आप लोग खुद भी कीज के थ्रू कर सकते हो। वो ये है कि अगर आप लोगों ने इसमें क्या करना है, जो आपकी वर्कबुक है, अब एक तो वर्कबुक है ना ये सारी, इसके अंदर आपने ये सॉरी ये तो आपकी शीट है ना, शीट में आपने आगे पीछे जाना है। अच्छा, ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं आप लोगों से वैसे पूछ लेता हूँ। वो कहते हैं कि आपने एक सेल से दूसरे सेल के ऊपर जाना है तो आप कौन कौन सा की यूज कर सकते हो। तो अगर आप देखो आपने एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है, तो ये देखो मैंने एंटर प्रेस किया, मैं नीचे सेल पे चला गया, ठीक है। उसके बाद जो सा है मैं नीचे वाली की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, बिलो एरो जो सा जो नीचे वाला एरो है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। फिर राइट एरो से मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम से दूसरे कॉलम जा रहा हूँ। सवाल पूछा जाता है कि इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम, तो आप क्या यूज करोगे, तो आप क्या यूज करोगे, राइट एरो या क्या करोगे, लेफ्ट एरो यूज करोगे। लेकिन अगर आपने एक रो से दूसरी रो में जाना है तो फिर आप अप एरो या डाउन एरो यूज करोगे, या अप एरो या डाउन एरो के अलावा आप क्या है,
एंटर की भी यूज कर सकते हो एक रो से दूसरी रो के अंदर जाने में। तो ये भी बड़ा सिंपल है, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप ये कीज इसको करके देखना यूज, तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और आपके पास की होती है, एक सेकंड में देख लूं, वो आपकी अल्लाह भला करे। ये देखो, ये किसी को नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं शीट 1 में था, अब मैं शीट 2 में हूं, अब मैं शीट 4 में हूं। ये देखें, सबको ये नजर आ रहा है? ठीक है, मैं शीट्स के अंदर मूव कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जो मैं शीट्स के अंदर, ये आपको पता लग गया कि मैं एक शीट में था, अभी शीट 2 में था, तो अभी ये क्या है, मैं शीट 1 में चला गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इस सवाल को लिख लेना, इसका मतलब ये है कि आई एम मूविंग बिटवीन वर्कबुक। मैं क्या है, अपनी वर्कबुक के अंदर मूव कर रहा हूं, क्योंकि वर्कबुक के अंदर क्या है, शीट्स आती है ना। तो मैं जब एक शीट से दूसरी शीट पे जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जो वर्कबुक है उसके अंदर मूव कर रहा हूं। तो ये मैं किस तरह मूव कर रहा हूं, ये मैं मूव कर रहा हूं, अगर मैंने अगली, अब शीट 1 के ऊपर हूं, मैं शीट 2 के ऊपर जाना चाह रहा हूं, तो मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन की यूज करूंगा, तो मैं एक अगली शीट पे चला जाऊंगा या अपनी वर्कबुक के अंदर मूव करूंगा। अगर मैं वापस जाना चाह रहा हूं, तो मैं कंट्रोल प्लस पेज अप जो सा है वो यूज करूंगा। तो कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन भी की लिख लीजिएगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें लाजमी देख लेना कि अगर आपने अपनी वर्क बुक के अंदर मूव करना है तो आप किस तरह से उसको मूव करोगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ फिर अगेन वही चीजें सारी, क्लिप बोर्ड आ गया आपका, फॉर्मेट पेंटर आ गया, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कैलिबरी डिफॉल्ट फॉन्ट है, 11 क्या है इसमें फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट। इसमें बाकी सारी चीजें एमएस ऑफिस जैसी ही, वर्ड जैसी हैं। मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 72 है। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, सियाने हो गए हो, अब छोटे बच्चे नहीं रहे, तो अब यहाँ से चीजें अब आप लोग खुद इनकी चीजों को देख लोगे। अलाइनमेंट के अंदर कंट्रोल एल से क्या होगा, कंट्रोल आर से क्या होगा, कंट्रोल सी से क्या होगा, अगर सेंटर अलाइनमेंट करनी है आप लोगों ने। ठीक है, जस्टिफाई इसके अंदर ऑप्शन नहीं है जस्टिफाई की। तो ये सारी ऑप्शन जो सी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, मर्ज और सेंटर के हवाले से एक सवाल पूछा जाता है, मर्ज और सेंटर के हवाले से आप क्या कर सकते हो? मर्ज और सेंटर ये होता है कि अगर आपके पास दो सेल्स हैं, आप क्या करोगे, ये देखो, मर्ज और सेंटर की अगर मैं बात करूं, आपके पास दो सेल हैं, आप क्या करोगे, दो सेल्स को इकट्ठा करोगे, दो सेल्स को क्या, ये 4 सेल हैं, ये 4 सेल्स को मैंने क्या किया, इनको मैंने सिलेक्ट किया अपने माउस से और मर्ज एंड सेल के ऊपर कलेक्ट किया, तो ये देखिए क्या हो गया, ये मर्ज हो गए। तो इसका सिंपल सा एक सवाल पूछा जाता है कि मर्ज और सेंटर से आपका क्या फंक्शन होता है। तो इसमें आपके जो 2-3 सेल्स होते हैं, आप उनको सिलेक्ट करते हो और वो आपस में क्या है, मर्ज हो जाते हैं। वो क्या हो सकते हैं, हो जाते हैं आप लोगों के, मर्ज हो जाते हैं। तो ये इसका है, यहाँ इसके 4 फंक्शन हैं। इसमें आप मर्ज सेल कर सकते हो, मर्ज एंड अक्रॉस है, मर्ज एंड सेंटर है। ठीक है, तो ये इसके 3-4 फंक्शन है, ये आप लोग इसमें देख लेना। तो ये इतना जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। बाकी इसमें नंबर्स की ऑप्शन है, फार्मूलाज की ऑप्शन है, इंसर्ट सेल कर सकते हो, डिलीट सेल कर सकते हो, ये सारी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। इसमें इतना कोई आप लोगों का वो इशू नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब ऑटो सम की यहाँ आपके पास ऑप्शन है, एक सेकंड में ऑटो सम का आप लोगों को दिखा दूं जरा। ऑटो सम के अंदर पूछा जाता है कि ऑटो सम के अंदर आपके पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो आप देखो, ऑटो सम के अंदर आपके पास सम की ऑप्शन है, एवरेज है, आप नंबर्स को काउंट कर सकते हो, मैक्सिमम की ऑप्शन है, मिनिमम की ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास क्या है, मिनिमम की ऑप्शन है और मैक्सिमम की ऑप्शन है। मैं इसको खत्म करके आप लोगों को दोबारा इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो, सम की ऑप्शन है ऑटो सम के अंदर, एवरेज की ऑप्शन है, काउंट नंबर्स की ऑप्शन है, मैक्सिमम और मिनिमम की ऑप्शन है। ठीक है, इसको दोबारा देख लो, एवरेज क्या लिखा हुआ है, एवीजी नहीं लिखा हुआ, दोबारा इसको देख लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। सब्ट्रैक्शन की ऑप्शन नहीं है, अगेन देख लो इसके अंदर, इसमें सब्ट्रैक्शन की ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है, जो कि सवाल यकीनी तौर पर पूछा जाता है। और इसका ग्रुप नंबर क्या, ग्रुप का नाम क्या है, एडिटिंग। इसका ग्रुप का नाम क्या है, जिसके अंदर ऑटो सम पड़ा है, क्योंकि ऑटो सम के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं। फिर देख लो, सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम बता सकता है, एवरेज बता सकता है, सम बता सकता है, ना ही आपको सब्ट्रैक्शन बताएगा इसके अंदर, जो ऑटो सम का फंक्शन बता रहा हूँ। और दूसरा इसमें क्या है, ना मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है, ना ही यहाँ क्या है आपका डिवीजन का फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस आप लोगों से बीच में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं होती। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ आपके पास टेबल्स जो हैं, टेबल आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। टेबल की एक, अगर आपने क्रिएट करना है, कंट्रोल प्लस एल जो सी है उसकी की है। ये सवाल भी पूछा जाता है, ये देखें कि अगर आपने यहाँ टेबल क्रिएट करना है तो उसकी क्या है, क्रिएट टेबल के लिए कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, तो ये पूछा जाता है टेबल किस तरह आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। तो एक तो इंसर्ट के अंदर जाके आप टेबल को ऐड कर सकते हो। यहाँ ये देखें, टेबल के ऊपर मैं गया हूँ तो कंट्रोल प्लस टी लिखा भी आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस टी से आप टेबल को ऐड भी कर सकते हो, इलस्ट्रेशन ऐड कर सकते हो, बाकी सारी वही चीजें हैं, चार्ट्स वगैरह सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। 3D मैप इसमें ऐड कर सकते हो, लाइन कॉलम, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, सिंबल्स ऐड करना चाह रहे हो। इसमें टेक्स्ट के अंदर आप देख लो, हेडर फुटर की, यहाँ हेडर फुटर का ग्रुप क्या आ रहा है, टेक्स्ट। ये देख लो, अगेन यहाँ देख लो, यहाँ हेडर फुटर का ग्रुप का नाम क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। पहले क्या था,
हेडर फुटर एमएस पावर पॉइंट के अंदर उससे पहले उसका टेक्स्ट था और यहाँ फिर क्या आ रहा है, हेडर फुटर का ग्रुप क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसका दोबारा ग्रुप का नाम याद रख लेना है कि हेडर फुटर एमएस एक्सेल के अंदर ऐड कहां से करोगे, इंसर्ट के अंदर से ही करोगे, और उसके ग्रुप का नाम क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, ये अगेन यहाँ वही आ गया आपका, तो ये आपने इसको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पेज लेआउट आ गया आपका, आपके पास पेज लेआउट, इसमें वही सिंपल चीजें आपके थीम्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्जिन आ गए, मार्जिन को हम देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट मार्जिन देख लो जी, क्या है बाय डिफॉल्ट, सबको नजर आ रहा है, मुझे बता दो क्या है बाय डिफॉल्ट मार्जिन आपका, सबको उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका मार्जिन क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ज्यादातर में क्या है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही है, लेकिन इसकी जो अंदर आपके पास क्या है, उसमें टॉप में से देख लो 0.75 जगह छोड़ी हुई है, बॉटम से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी। और उसके बाद आपके पास मार्जिन और कौन कौन से होते हैं, इनके नाम सिर्फ थोड़े से आप लोगों ने जहन में अपने बिठा लो। आपके पास जो से मार्जिन जो से उनके क्या है, जो नाम है, एक सेकेंड, वो आप अपने पास जहन में बिठा लो, कौन कौन से, एक नॉर्मल है, एक आपका वाइड है और एक आपका नैरो है। ठीक है, सेंटर्ड मार्जिन की बात आए कि सेंटर्ड मार्जिन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मार्जिन इन एमएस एक्सेल, तो सेंटर्ड मार्जिन नहीं होता। ठीक है, सेंटर्ड मार्जिन नहीं होता, कौन सा होता है, नॉर्मल होता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, वाइड होता है और नैरो होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। ओरिएंटेशन के बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा कि ओरिएंटेशन क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है और लैंडस्केप होती है। ओरिएंटेशन हमेशा दो तरह की होती है, एक कौन सी होती है आपकी, पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है। तो चलो रिवाइज करते हैं, मुझे ये बताओ एमएस ऑफिस के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सी है जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, सॉरी एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपकी ओरिएंटेशन है वो आपकी कौन सी है, लैंडस्केप होती है या पोर्ट्रेट होती है? अच्छा जी, पोर्ट्रेट। तो यहाँ जो आपके पास एमएस एक्सेल है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, एमएस एक्सेल के अंदर आपकी बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है? लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, ऊपर देखो, वो मैंने जूम किया हुआ है इसलिए आप लोगों को ये नजर आ रहा है। देखो अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, अगर आपने लैंडस्केप देखनी है तो लैंडस्केप आपकी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ से। ठीक है, दिखने में ऐसे लग रहा है आपके पास कि ये क्या है, आपके पास लैंडस्केप है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है एमएस एक्सेल के अंदर, पोर्ट्रेट। ठीक है, इसको मैंने जूम किया हुआ था तो इस वजह से, तो ये आपके पास क्या है, पोर्ट्रेट है बाय डिफॉल्ट। और एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या होती है, एमएस पावर पॉइंट एबनॉर्मल है, क्योंकि उसमें हमने कल देखा था, उसमें आपका जो जूम है वो भी आपका एबनॉर्मल है, उसका आपकी ओरिएंटेशन क्या है वो भी एबनॉर्मल है। तो पावर पॉइंट के अंदर आपके पास क्या होती है, पावर पॉइंट के अंदर आपके पास जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, लैंडस्केप होती है। पावर पॉइंट के अंदर जो आपकी ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, लैंडस्केप होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद साइज देख लेते हैं इसका हम। ठीक है, इसका हम साइज देख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या है जी, लेटर, लेटर किसका है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो पेज साइज है वो लेटर किसका होता है, इसका भी लेटर होगा, वर्ड का। लेटर जो सा है वो किसका होता है, एमएस वर्ड का। ठीक है, जिसकी ओरिएंटेशन क्या है, जो जिसका साइज क्या है 8.5, 8.5 उसकी क्या है विड्थ, और हाइट कितनी है 11, लेंथ जो वो हो गई। तो यहाँ क्या है A4, शाबाश, आप लोगों को सबको नजर आ रहा होगा। और इसकी हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या है 8.27 और 11 मल्टीप्लाई 11.69। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एमएस एक्सेल के अंदर याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपका पेज का साइज है वो क्या है, वो लेटर नहीं है, वो आपका क्या है A4 होता है। और अगेन वही चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये नाम आप लोगों को आने चाहिए कि लेटर है, टेबलॉइड है, आपका एग्जेक्टिव होता है, लीगल होता है, A3 A4 आपको आते हैं, स्क्रीन होता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को टेबलॉइड का पता होता है, लेजर का पता होता है, लीगल का पता होता है, एग्जेक्टिव का नहीं पता था, ये पेपर में सवाल आया था रिसेंटली। स्क्रीन का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्क्रीन क्या है, ये आपके पास पेज साइज होता है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों को साइज का पता होना चाहिए। अब दो आप लोगों ने जहन में रखने हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर आपका क्या है, एमएस एक्सेल के अंदर A4 साइज है, और आपका जो बाय डिफॉल्ट, और एमएस वर्ड के अंदर आपका जो बाय डिफॉल्ट पेज साइज है वो क्या होता है, लेटर होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो कि ये पेज ब्रेक वगैरह अगर आपने इंसर्ट करना है तो वो कहां से कर सकते हो,
वो आप पेज लेआउट के अंदर जाके कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करने की आप लोग इनको कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि विड्थ और हाइट जो सी आप उसको सेट कर सकते हो, मैनुअली कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो यहाँ ऑटोमेटिक भी सेट हुई है, तो आप यहाँ देखोगे तो ये देखिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज, तो आप यहाँ इनकी जो विड्थ है और इनकी जो हाइट है उसको क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट मैनुअली जो सा है वो क्या है, इनको सेट कर सकते हो। तो इसमें कोई इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बाकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट आगे ये चीजें नहीं है, अलाइनमेंट है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इनको इनको आप लोग देख सकते हो, इसमें कोई खास कोई समझाने वाली इतनी कोई बात नहीं है आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मूलाज वही चीजें दोबारा, इंसर्ट फंक्शन आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, तो यहाँ आपके इंसर्ट फंक्शन, ये फॉर्मूलाज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटो सम के अंदर। नहीं नहीं, ये फॉर्मूलाज नहीं, बस एक ही पूछते हैं जो मैंने डेट वाला आपको बताया है ना। तो सम का फॉर्मूला क्या मुश्किल है, अगर आपसे पूछते हैं कि सम का फॉर्मूला है कोई भी, तो आप उसमें उसमें क्या होगा, इज इक्वल टू का साइन, आपका एक सेल प्लस दूसरा सेल, तो इस फॉर्मूला कौन सा डिफरेंट है, और इसमें सवाल पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। इसमें इतना कोई वो नहीं पूछा जाता, तो इसमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। अच्छा जी, हाँ वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, तो इसमें इतना कोई वो इशू ही नहीं होता। इसके हवाले से एक और सवाल भी पूछा जाता है, सेल से मुझे याद आ गया, आप अभी वो सेल की बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली भी सवाल पूछा गया था F11 का, कि अगर आपके पास कोई एक्टिव सेल है, अगर आपके पास कोई एक्टिव सेल है, आप लोगों के पास क्या है, कोई एक्टिव सेल है, तो आप लोगों ने उसके अंदर चार्ट बनाना है, तो आप कौन सी की यूज करोगे, तो F11 की यूज करोगे। ये F11 का जो सा है ये भी की पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आपने चार्ट के अंदर कोई अपना वो बनाना है, तो आप क्या यूज करोगे, F11 जो सा है वो यूज, वो अल्लाह भला करे वो करोगे। तो ये इसका हवाले से सवाल जो सा आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ होगा आप लोगों का एक व्यू रिव्यू, एक सेकंड जरा, डाटा, ये हाँ, इस डाटा के अंदर ना बाकी चीजें तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेना, कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप लोगों को एक बताने वाली चीज है वो डाटा वैलिडेशन, वो क्या है, ये डाटा वैलिडेशन। अब ये डाटा वैलिडेशन जो सी है ना, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। इसके बारे में ये तो नहीं पूछा जाता कि कौन से टैब के अंदर है या कौन से ग्रुप के अंदर है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो आप लोगों को ये बेसिक ज्यादा पता होना चाहिए, लेकिन एक्सेल के अंदर इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, खासतौर पर फार्मूला से आगे या व्यू के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कौन से टैब के अंदर है या ग्रुप के अंदर है, वो MS ऑफिस या MS पावर पॉइंट या वर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। जो डाटा है इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन का जो फंक्शन है, इसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका बता दूं, तो आप यहाँ से अगर इसको भी देखेंगे, यहाँ से भी आप लोगों को समझ आ रही होगी कि इसका क्या मकसद है। तो डाटा वैलिडेशन सवाल इसलिए पूछा जाता है कि अगर आप ये चाहते हो, इंग्लिश में इस तरह की एक बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट अभी रिसेंटली भी पूछी गई थी, कि अगर आप चाहते हो कि आप कोई डाटा पुट कर रहे हो, उसमें आपका इवन नंबर या कोई स्पेसिफिक आपके जो नंबर है वो उस डाटा के अंदर ना आए, तो आप कौन सा फंक्शन चूज करोगे, तो आप वहां करेक्ट ऑप्शन आप क्या लगाओगे, डाटा वैलिडेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ कोई अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डाटा के अंदर इवन नंबर ना आए, तो जब मैं यहाँ डाटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगा, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, अलाउ एनी वैल्यू। मैं एनी वैल्यू की जगह क्या कर सकता हूँ, होल नंबर, कि मैं सिर्फ होल नंबर अलाउ करूं, ठीक है। मैं होल नंबर के अलावा डेसिमल अलाउ कर सकता हूं, ठीक है। डेसिमल के अलावा मैं ये कह सकता हूं कुछ भी, मैं यहाँ कोई और बता सकता हूं। अब होल नंबर में मैं क्या यहाँ बताऊंगा कि डाटा, मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वल टू कोई कह देता हूँ कि मेरे पास जो होल नंबर है, लेट्स सपोज 10 तक, 10 से ज्यादा कोई भी वैल्यू मैं ऐड नहीं कर सकता, तो यहाँ मैं 10 की वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगा, 10 की वैल्यू दे दूंगा, ओके कर दूंगा। तो जब भी फिर मैं यहाँ डाटा एंटर करूंगा मेरे पास उस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर, तो वो जो है मेरे पास, ये देखो मैंने 11 एंटर किया, तो क्या आ गया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैं किसी भी सेल के ऊपर, और यहाँ एक चीज याद रख लो, डाटा वैलिडेशन आप एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर मेंशन करते हो। आप लोगों के सामने मैंने
होल नंबर का डाटा क्या दिया कि 10 से ज्यादा मैं होल नंबर यहाँ नहीं कर सकता। तो उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा कि भाई जाओ अपना काम करो, आपने खुद ही तो मुझे भी फंक्शन दिया है कि मैं 10 से ज्यादा होल नंबर यहाँ ना लूं। ठीक है, एक तो सवाल क्या याद रखना है, डाटा वैलिडेशन एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर एप्लीकेबल होती है। और दूसरी चीज कि आप ये इसमें क्या है कि आप कोई भी पिक एंड चूज कर सकते हो। अभी आप देखो, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ मैं 10 करता हूँ, यहाँ मैं 10 करता हूँ, तो मैंने क्या कहा था, इज इक्वल टू 10। मैंने ये नहीं कहा था कि लेस देन 10। अगर मैं लेस देन 10 कहता तो ये 10 भी एक्सेप्ट ना करता। तो डाटा वैलिडेशन की समझ आ गई आप लोगों को, डाटा वैलिडेशन की समझ आ गई आप लोगों को। इसमें तो कोई मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़े से कॉम्प्लिकेट, ये अभी रिसेंटली भी सवाल पूछा गया था। तो ये एमएस एक्सेल का सबसे बेस्ट जो सा एक फंक्शन में से डाटा वैलिडेशन है। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन के बारे में पूछा जाता है, अगर आपने कोई डाटा डुप्लीकेट है वो रिमूव करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके अंदर ये सारा व्हाट इफ एनालिसिस ये आपका होता है, इसको क्या कहते हैं कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, इस तरह इस अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये चीज आ जाएगी। व्हाट इफ एनालिसिस आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो उनसे आप लोगों को ये बेसिक इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगेन वही चीजें आ गई। स्पेलिंग अगर आपने चेक करना है तो बताओ जरा, स्पेलिंग चेक किस तरह करोगे, जल्दी बताओ मुझे, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए, ताकि इसमें ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें हमारी कवर हो गई। स्पेल चेक कैसे करोगे आप लोग, F7 से करोगे। और थिसॉरस, अगर आप थिसॉरस जो कि आपको सेनेना मेंटेनेंस जोन सा है वो बताती है, अगर उसको आप लोगों ने ओपन करना है तो उसके लिए आपकी कौन सी की है, शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, ये देखो क्या है F7, तो थिसॉरस के ऊपर जाओगे तो शिफ्ट प्लस F7, यहाँ नहीं लिखा आ रहा लेकिन शिफ्ट प्लस F7 जो सा आपका होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वो असेसिबिलिटी आ गई, लैंग्वेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट्स की ऑप्शन है, ये इतनी हमारे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बस हल्की सी नजर डाल लेना, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो। व्यू के अंदर अगर हम आ जाएं तो हमारे पास इसमें कितने हैं, वर्क बुक के कितने व्यूज हैं, ये देखो वर्क बुक के हमारे पास 4 व्यूज हैं। बाय डिफॉल्ट व्यू क्या है, नॉर्मल व्यू हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, क्या कहते हैं इसका, एमएस एक्सेल के अंदर नॉर्मल व्यू। ठीक है, नॉर्मल व्यू, नॉर्मल ही हमारा जो पेज लेआउट है, जो लेआउट हमारा है वो भी क्या है, नॉर्मल है। और अगर हम व्यू की बात करें तो चार व्यू हैं, एक हमारे पास नॉर्मल है, एक पेज ब्रेक व्यू है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद पेज लेआउट व्यू है, ये देखो पेज लेआउट व्यू आ गया आपका। और ये आपका क्या है, कस्टम व्यू है। ठीक है, ये आपका क्या है, कस्टम व्यू है। उसको आप लोग इस तरह से ये देख सकते हो, तो आप कस्टमाइज उसको खुद अपना कर सकते हो। तो 4 व्यूज हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपका व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है। ये आप व्यू के टैब के अंदर जाके इनको एक्सेस कर सकते हो। और इसके ग्रुप का क्या नाम है, वर्क बुक व्यूज, ये याद रखना है लाजमी, इसमें जरा थोड़ा सा चेंज है, वर्क बुक व्यूज है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जूम के ऑप्शन है, अगेन ये सारी चीजें वही हैं। और अगेन लास्ट में आपके मैक्रोज आ गए। ठीक है, इसमें व्यूज के अंदर क्या है, मैक्रोज हम 3 दफा बार बार देख चुके हैं, Alt+F8। ठीक है, इसकी की भी बार बार देख चुके हैं, Alt+F8, एक्सेल में भी था, पावर पॉइंट में भी है था, और MS वर्ड में भी था ये। तो ये हमारे पास मैक्रोज जोन से हैं, ये क्या है, व्यू के अंदर है टैब इसका। और ये ग्रुप इसका क्या है, ग्रुप भी मैक्रोज के नाम से है। ये टूल क्या है, उसका भी मैक्रोज का नाम है। तो ये आपने सिंपल इसको क्या रखना है, याद कर लेना है। ठीक है, बाकी हेल्प आपको पता है F1 से हेल्प होती है, F1 से क्या होती है, हेल्प होती है। और यहाँ F1 के बाद आपने एक और सवाल याद रख लो, F2 वाला भी यहाँ, कि अगर आपने, एक सेकंड, ठीक है, कि अगर आपने अपने सेल के अंदर कोई डाटा को एडिट करना है, आपने अपने सेल के अंदर कोई डाटा को एडिट करना है, तो उसके हवाले से सवाल पूछा जाता है, तो वो आप लोग किस तरह करोगे, F2 से। F2 आपका सेल के अंदर डाटा को एडिट करने का काम देता है। ठीक है, F1 क्या है, हेल्प करता है, ये यहाँ भी जाओगे तो आप इसके ऊपर ये देखो F1 लिखा आ जाएगा। F1 हर जगह आपको हेल्प के लिए F1 मौजूद होता है। और F2 क्या है, अगर आपने सेल के अंदर कोई भी डाटा एडिट करना है, तो वो आप लोग क्या करोगे, वो आप लोग यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। तो ये इसके हवाले के, सेल के हवाले से कुछ बेसिक चीजें थी। और इसी के हवाले से कुछ और हल्की फुल्की सी ऐसे आधे घंटे की डिस्कशन है, उसमें कोई और, मैंने भी यही बताया है शायद। तो F2 जो सा है, उसके बाद एक आपका लेक्चर जो सा है वो मैंने आज ऑलरेडी अपलोड कर दिया बेचा, आज सुन लेना आप लोग उसको। उसमें भी हल्की फुल्की डिस्कशन जो सी है वो हमने की है। ठीक है, हल्की फुल्की हमने क्या है डिस्कशन, इसी के हवाले से कुछ और अगर कोई क्वेश्चंस यहाँ से मिस हुए हो तो आप लोग उसमें से भी देख लेना। ठीक है, उसको आज सुन लेना, कल सुन लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये MS ऑफिस ओवरऑल आप लोगों को क्लियर हो गया। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चीज़ें वैसे याद हो गई होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी हल्की फुल्की सी। तो क्लियर हैं चीज़ें। अच्छा, अब मैं एक की प्रेस करने लगा हूँ, मुझे बताओ मैंने कौन सी की प्रेस की है, मुझे इस की का नाम बताओ जो अभी मैंने की प्रेस की है।
शाबाश। कंट्रोल प्लस F4 की जो सी आप लोग कह रहे हो, और कंट्रोल प्लस F4 की से क्या होता है, MS एक्सेल या MS ऑफिस जो सा होता है आपका वो बंद हो जाता है, क्या होता है? कंट्रोल प्लस F4 से आपका क्या फंक्शन होता है? करंट विंडो, मुजल्फा कह रही है कि करंट विंडो जो सी है वो क्या है, वो क्लोज हो जाती है। और अगर मैंने इस पूरे एक्सेल को बंद करना हो तो उसके लिए मैं क्या फंक्शन परफॉर्म करूंगा? Alt+F4। तो करके देखते हैं और इसके साथ ही लेक्चर को भी समाप्त करते हैं। Alt+F